नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जसवाल आपका अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से हमने स्टार्ट किया है स्पेशल बैच फॉर CHO एंड CRPF SI स्टाफ नर्स। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए यहाँ पर कंटिन्यू क्लास हो रही है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस। मैं मनीष जसवाल आप सभी का वापस से एक बार शकुंतलम इंस्टीट्यूट टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फटाफट बने रहें। देखो, CHO एंड CRPF SI स्टाफ नर्स के बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं। कल हमारा जो एक प्रमोशनल वीडियो है, अनाउंसमेंट है, उसमें मैंने आपको सिलेबस की जानकारी दी थी, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम क्लास लेके आए हैं, डायरेक्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे टॉपिक के बारे में। तो जो लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। चलते हैं, देखिए जी, देखिए रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात कर लूँ तो जो रीजनिंग में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम हो, चाहे आपका मेडिकल फील्ड का एग्जाम हो, चाहे और कोई का एग्जाम हो, मैक्सिमम आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट, कंक्लूजन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस तरीके से टॉपिक पे तैयारी करनी है, वो सारी डिटेल में मैं आज आपको यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। तो सीधा टॉपिक पे बात करता हूँ। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं वेन आरेख। वेन आरेख का मतलब होता है वेन डायग्राम। अंग्रेजी में इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, हिंदी में अपन वेन आरेख बोलते हैं। तो वेन डायग्राम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम किसे कहेंगे, वेन आरेख किसे कहेंगे, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, वेन डायग्राम यहाँ पर दो प्रकार के हैं, दो टाइप के वेन डायग्राम हैं। पहला जो टाइप आ जाता है वेन डायग्राम का वो आता है आपका तार्किक, यानी कि लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम होगा। दूसरा जो होगा वो होगा सामान्य वेन आरेख। सामान्य का मतलब नॉर्मल वेन डायग्राम। बात को समझिएगा, एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँगा। तार्किक के क्वेश्चन भी बताऊँगा, सामान्य के क्वेश्चन भी बताऊँगा, आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ आपके लिए लॉजिकल वेन डायग्राम, यानी कि तार्किक वेन आरेख। ये जो कंटेंट है वो स्पेशल है CHO एंड CRPF SI के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ सामान्य वेन आरेख क्या होता है और यहाँ पर तार्किक वेन आरेख क्या होगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको सामान्य वेन आरेख का करवाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा। एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन होंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सामान्य वेन आरेख में क्या है, आपको आरेख बना हुआ देगा, कैसा भी आरेख हो सकता है। इस तरीके से ये आरेख मैंने बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सर्कल है ये आपको यहाँ पर ग्रामीण लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल शेप में है ये शिक्षित यानी एजुकेटेड लोगों को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। और ये जो तीसरा है ये है हमारे पास बेरोजगार। ठीक है, यानी कि हमारे जैसे लोग जो अभी तक बेरोजगार हैं। शिक्षित, बेरोजगार और ग्रामीण, इस तरीके से आपको एक डायग्राम भी दिया गया हुआ है। इस डायग्राम में कुछ यहाँ पर डिजिट्स लिखे होंगे, हो सकता है अल्फ़ाबेट लिखे हों। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको, यहाँ डिजिट्स आपको दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर कहा जाएगा कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दें, और प्रश्न आपके ज़्यादा होंगे। अब प्रश्न किस तरीके से होंगे उनके बारे में मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन होगा, इसी डायग्राम को पढ़ के चलना है। तो इसी डायग्राम में प्रश्न आ जाएगा, ऐसे शिक्षित ग्रामीण जो बेरोजगार भी हैं। ऐसे शिक्षित ग्रामीण जो बेरोजगार भी हैं, कितने हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऐसे शिक्षित ग्रामीण जो बेरोजगार भी हैं, कितने होंगे, ये हमें डिनोट करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से समझो। शिक्षित बोल रहा है, उनमें से वो ग्रामीण भी होने चाहिए और उनमें तीसरी क्वालिटी बेरोजगार भी होनी चाहिए। कहने का मतलब तीनों क्वालिटी होनी चाहिए, शिक्षित हों, ग्रामीण हों और बेरोजगार हों। तीनों क्वालिटी यहाँ पर कौन से डिजिट में है, तो ध्यान दीजिएगा। शिक्षित यानी कि ट्राइंगल में 5 3 2 6। ध्यान से समझिए, इधर आंसर कैसे करना है, 5 3 2 6 में से उत्तर आएगा जो
क्योंकि शिक्षित लोग तो यही हैं। अब शिक्षित में भी क्या देखना, दूसरा ग्रामीण, तो ग्रामीण 2 और 6 हैं, यानी ये 2 ऑप्शन कट हो गए। 2 और 6 में से कोई सा एक आंसर होगा। अब उनमें भी आपको देखना है बेरोजगार, तो भैया ये 6 तो बेरोजगार नहीं है क्योंकि ये इस वर्ग से, स्क्वायर से बाहर हैं। ये 2 क्या हैं, बेरोजगार हैं। 6 बेरोजगार नहीं है, क्या है बेरोजगार, 2। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण भी हैं, शिक्षित भी हैं और बेरोजगार भी हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पे यहाँ पर चलता हूँ। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ गई, शिक्षित, ग्रामीण, बेरोजगार। दूसरा क्वेश्चन में ले के चल रहा हूँ, ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित हैं किंतु बेरोजगार नहीं हैं। ऐसे ग्रामीण जो शिक्षित हैं किंतु बेरोजगार नहीं हैं, यानी शिक्षित तो हैं लेकिन बेरोजगार नहीं है। ऐसे कितने हैं, ठीक है। ग्रामीण की बात कर रहा है, ग्रामीण का मतलब ग्रामीण किस में बेटा, सर्कल में है। और सर्कल में कौन कौन है, 2, 6 और 4। आंसर जो आएगा वो इसी में से आएगा, 2, 6 और 4 में से, ठीक है। यहाँ पर एक और डिजिट ले लेता हूँ मैं, 8 इस जगह, 2, 6, 4, 8 इनमें से होगा, ठीक है, इनमें से आंसर होगा। अब यहाँ पर ग्रामीण और शिक्षित देखना है, शिक्षित देखने के लिए ट्रायंगल में चलना पड़ेगा। ट्रायंगल में 2 और 6, यानी आंसर जो होगा वो 2 और 6 में से होगा, ठीक है। अब 2 और 6 में से भी क्या लेना है, बेरोजगार नहीं लेने हैं। ये 2 तो क्या है, बेरोजगार की श्रेणी में है, लेकिन बेरोजगार कौन नहीं है, 6। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा। यानी कि ये 6 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित भी हैं, ग्रामीण भी हैं, लेकिन बेरोजगार नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है, डायरेक्टली समझिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि ऐसे बेरोजगार जो न शिक्षित और न ही ग्रामीण, न शिक्षित और न ही ग्रामीण हैं, न तो शिक्षित हैं और न ही ग्रामीण हैं, केवल क्या है, बेरोजगार। ऐसे बेरोजगार जो न शिक्षित न ही ग्रामीण, यानी ना तो एजुकेटेड हैं ना ही रूरल है, केवल बेरोजगार हैं, ठीक है। तो बेरोजगार लोग यानी केवल बेरोजगार कितने हैं, 9 हैं, जो ना तो शिक्षित हैं ना ग्रामीण हैं। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो ग्रामीण नहीं हैं, ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो ग्रामीण नहीं हैं। तो शिक्षित और बेरोजगार होने चाहिए लेकिन ग्रामीण नहीं होने चाहिए। तो शिक्षित और बेरोजगार आंसर क्या रहेगा आपका, 3। शिक्षित और बेरोजगार 3 और 2, 3 और 2, लेकिन 2 तो क्या है, ग्रामीण है, तो केवल क्या आएंगे बेटा, 3। जो ग्रामीण नहीं है, केवल बेरोजगार और शिक्षित है, आंसर क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा। नंबर 5, यहाँ पर ऐसे ग्रामीण जो न शिक्षित और ना ही बेरोजगार हैं, कितने हैं, ऐसे ग्रामीण जो न शिक्षित हैं और ना ही बेरोजगार हैं, यानी दोनों ही चीज़ नहीं है, केवल ग्रामीण है। तो केवल ग्रामीण कितने लोग हैं बेटा, 4। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 4। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको डायग्राम से पूछा जाएगा वो नॉर्मल वेन डायग्राम का क्वेश्चन होगा। बात समझ में आ गई, ये सारी डिटेल समझ में आ गई है, तो आगे चलें अपन, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नॉर्मल वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर आपको वेन डायग्राम बना हुआ होगा डायग्राम, और डायग्राम को पढ़कर आपको आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, साथ में ही चलते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि ये आपको एक कोई डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर इस डायग्राम में दे रखा है कि ये हैं आपके शहरी, ये हैं अध्यापक और ये हैं पुरुष। शहरी, अध्यापक और पुरुष। यहाँ पर दे रखा है 11, 10, 15, 18, 6, 27, 51। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर दे रखो पुरुष भी दे रखा है, अध्यापक भी है और शहरी, मेल टीचर्स और आपके अर्बन, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। तो ऐसे अध्यापक जो शहरी
किंतु पुरुष नहीं हैं। ऐसे अध्यापक जो शहरी हैं किंतु पुरुष नहीं है। ऐसे अध्यापक जो शहरी तो हैं लेकिन पुरुष नहीं होने चाहिए, यानी शहर में रहते हैं लेकिन पुरुष नहीं है। अध्यापक और शहर 6 और 18, ये 18 तो क्या है पुरुष, लेकिन 6 क्या नहीं है बेटा, पुरुष नहीं है, तो 6 यहाँ पर। इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका भी बन सकता था कि ऐसे अध्यापक जो शहरी हैं एवं महिलाएं हैं, तो पुरुष में से नहीं बताना था, महिलाएं जो पुरुष नहीं है वो केवल महिलाएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हो सकता है, डबल लैंग्वेज आपकी बन सकती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ऐसे हैं, ऐसे शहरी पुरुष जो अध्यापक हैं, ऐसे शहरी पुरुष जो अध्यापक हैं। तीनों क्वालिटी शहर में भी हो, पुरुष में भी हो और अध्यापक में भी हो। शहर, पुरुष और अध्यापक तीनों क्वालिटी कितने लोगों में, 18 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं, ऐसे पुरुष जो अध्यापक हैं किंतु ग्रामीण हैं, किंतु ग्रामीण होने का मतलब बेटा ग्रामीण तो यही नहीं रखा, तो शहर में नहीं रहते, वही लोग तो गांव में रहेंगे, जो शहर में नहीं रहते वो गांव में रहते हैं। यानी कि शहर से बाहर वाले लोग ने पुरुष और अध्यापक, तो पुरुष और अध्यापक 10 और 18 हैं, इनमें 18 तो शहर में रहते हैं, ये 10 कहाँ रहेंगे बेटा, गांव में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्यापक जो न पुरुष न ही शहरी है, यानी ना तो शहर में रहते हैं ना ही पुरुष हैं। ऐसे अध्यापक कितने हैं, ऐसे अध्यापक कितने हैं बेटा, 51। ये 51 कैसे हैं, जो ना तो पुरुष हैं और ना शहरी हैं, केवल क्या हैं, अध्यापक हैं। बात समझ में आ गई। इस तरीके से इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। यहाँ पर है महिला अध्यापक जो ग्रामीण है। महिला अध्यापक यानी पुरुष नहीं होना चाहिए, ग्रामीण है यानी कि वो शहर में भी नहीं होने चाहिए, लेकिन महिला अध्यापक। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ये देखो 10 तो पुरुष हैं, 18 पुरुष हैं, ये 6 क्या हैं, शहरी हैं। तो 51 ही ऐसे हैं जो महिला भी हैं और अध्यापक भी हैं और यहाँ पर ग्रामीण भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी यही, दोनों क्वेश्चन सेम है, बात एक ही है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन सेम मैं आपको दे रहा हूँ, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में डाल के बता दीजिएगा, मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपके लिए अच्छा सा एक। ये दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ से एक ये उल्टा ट्रायंगल दे रखा है और इस जगह से एक ये सर्कल दिया हुआ है। यहाँ पर दे रखा है PMZQSTR और A दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है बुद्धिमान, जो ट्रायंगल को डिनोट करते हैं वो है बुद्धिमान, वाइज पर्सन। ये जो दे रखा है वो दे रखा है विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, और ये जो दे रखा है वो दे रखा है आपको यहाँ पर विद्यार्थी, बुद्धिमान और ये खिलाड़ी यानी कि प्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे विद्यार्थी खिलाड़ी जो बुद्धिमान है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है ऐसे बुद्धिमान खिलाड़ी जो विद्यार्थी नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ऐसे खिलाड़ी जो ना विद्यार्थी
न विद्यार्थी न ही बुद्धिमान हैं, न ही बुद्धिमान हैं। यहाँ पर दे रखा है समस्त विद्यार्थी कौन कौन है, सारे विद्यार्थी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है खिलाड़ी विद्यार्थी जो बुद्धिमान नहीं है, खिलाड़ी विद्यार्थी जो बुद्धिमान नहीं है। ये 5 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है लास्ट में, क्लास के लास्ट में। तो ये सारे आपको देखना है, ऐसे विद्यार्थी खिलाड़ी जो बुद्धिमान हैं, ऐसे बुद्धिमान खिलाड़ी जो विद्यार्थी नहीं है, ऐसे खिलाड़ी जो न विद्यार्थी नहीं बुद्धिमान है, समस्त विद्यार्थी खिलाड़ी विद्यार्थी जो बुद्धिमान नहीं है। ये क्वेश्चन आपको करना है, आप अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? चलो दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, दूसरा टाइप में। यहाँ पर ये जो आपने पढ़ा है ये नॉर्मल वेन डायग्राम है बेटा, ये नॉर्मल वेन डायग्राम है जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको ढंग से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ ये क्लियर हो रहा होगा। अब अपन दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। जो दूसरा डायग्राम है वो था आपका तार्किक यानी कि लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल यानी कि तार्किक वेन आरेख, तार्किक वेन आरेख हम पढ़ रहे थे। इस तार्किक वेन आरेख का मतलब क्या है कि जो तर्क से बनने वाला वेन आरेख, तर्क से बनने वाला वेन आरेख, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है बात समझिए। वहां पर आपको डायग्राम दिया गया था नॉर्मल वेन डायग्राम में, क्वेश्चन पूछा था डायग्राम को, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दिए जाएंगे, वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, सेंटेंस हो सकता है दिया जाए, और उसको आपको काय में कन्वर्ट करना है डायग्राम में। यानी कि जो शब्द दिए जाएंगे उन शब्दों से आपको आरेख बनाना है आपस में डिसाइड करते हुए। तो फॉर एग्जाम्पल बात समझिएगा, शब्दों से कैसे बनाते हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर मुझे एक एड्रेस लिखना है, एड्रेस क्या है जयपुर, जयपुर के अलावा यहाँ पर दे रखा है भारत, भारत के अलावा दे रखा है एशिया, और एशिया के अलावा दे रखा है राजस्थान। ये एक एड्रेस है जो जम्बल्ड है। ये जो एक एड्रेस है, किसी ने एड्रेस दिया किसी को कि भैया जयपुर भारत एशिया राजस्थान, यहाँ पे आप पहुँच जाओ, तो कैसे पहुँचेगा वो? कोई भी आदमी है जो कैसे पहुँचेगा? तो आपको पता है कि सबसे पहले वो किस में आएगा बेटा? एशिया में। एशिया यहाँ पर महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है? भारत एक देश है। एशिया महाद्वीप में क्या है? भारत एक देश है, और भारत देश में क्या है? राजस्थान एक राज्य है, और राजस्थान राज्य में एक जगह है, वो है जयपुर, जयपुर जिला जो है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? ये जयपुर है, या यूं कह दो राजस्थान की राजधानी है। लेकिन ऐसे 32 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं। राजस्थान में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 जिले हैं, उनमें से ये एक जिला है, 32 जिले और हैं। इसी तरीके से भारत में और भी राज्य हैं, 29 राज्य बताए गए हैं, उनमें से एक राज्य है। ठीक है, एशिया में बहुत सारे देश हैं, उन देश में केवल भारत एक देश है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले एशिया में एक भारत देश है, भारत देश जाएंगे, भारत देश में से राजस्थान आएंगे, राजस्थान से जयपुर आएंगे। कहने का मतलब अब ये डायग्राम आपका जो बना है वो सही है। अब इस डायग्राम को ही अपन क्या कहते हैं? तार्किक वेन आरेख, जो हमने शब्दों से बनाया है। अब बात समझिएगा, क्या ये सही है या गलत है, इसकी जानकारी अति आवश्यक है। तो यानी कि इसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है? इसको एक बार अंदर से बाहर पढ़ेंगे और एक बार आप पढ़ेंगे बाहर से अंदर, एक बार अंदर से बाहर और एक बार बाहर से अंदर। तो ध्यान से समझिएगा, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर में क्या होगा? अंदर से बाहर पढ़ेंगे तो सभी शब्द यूज करेंगे, सभी का यूज करेंगे, और बाहर से अंदर आते हैं तो आप यूज करेंगे बेटा कुछ, सम। यहाँ पर ऑल और यहाँ पर सम, सभी और कुछ। पढ़ के देखते हैं। सारा जयपुर राजस्थान में है, अंदर से बाहर सभी पढ़ूंगा, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर सभी पढ़ूंगा। देखो, सभी जयपुर राजस्थान में, बिल्कुल सही बात है सर। सभी जयपुर भारत में, ये भी बात सही है। सभी जयपुर एशिया में, सारा जयपुर एशिया में, ये बात भी सही है। सारा राजस्थान भारत में है, सारा राजस्थान एशिया में है, और इसी तरीके से सारा भारत एशिया में है। बात बिल्कुल सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं अपन बाहर से अंदर। तो देखिए, एशिया का कुछ भाग, कुछ एशिया का भाग भारत है, सही बात है। एशिया का कुछ भाग ही भारत है। एशिया का कुछ भाग राजस्थान है, बिल्कुल सही बात है।
और एशिया का कुछ भाग क्या है, जयपुर है। इसी तरीके से भारत का कुछ भाग राजस्थान है, भारत का कुछ भाग जयपुर है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का कुछ भाग क्या है, जयपुर है। यानी बाहर से अंदर आ रहे हो तो कुछ बोल रहे हो, अंदर से बाहर जा रहे हो सभी बोल रहे हो। और इससे अगर आपका आंसर सही निकल रहा है, आपकी जो बात है वो सही निकल रही है, इसका मतलब ये जो आरेख बनाया है वो बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। आइए एक क्वेश्चन आपके सामने लेके चलता हूं कि आपको इस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ले रहा हूं, ग्राम, जिला और राज्य, ग्राम, जिला और राज्य। ठीक है, अब आपको पता है राज्य में जिला होता है और जिले में गांव होता है। ठीक है, तो सबसे बाहर राज्य, राज्य में जिला, जिले में गांव, ये राज्य, राज्य में जिला, जिले में गांव, ऐसा डायग्राम बनेगा। यही आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन में आपको डायग्राम मिलेगा बेटा, डायग्राम आपको ऑप्शन में मिलेगा, वहां से क्लिक करना है कौन सा सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, कुत्ता, बिल्ली और पालतू, कुत्ता, बिल्ली और पालतू। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि साहब दोनों के दोनों ही पाले जाते हैं, तो पालतू में आ जाएगा। इस तरीके से साहब बोले पालतू ये है और इस पालतू में कुत्ते और इसमें बिल्ली। ठीक है, ये कुत्ता हो गया और ये बिल्ली हो गए और ये क्या हो गए साहब, पालतू हो गए। तो यहाँ पर ये डायग्राम सही है क्या, या फिर ये भी बन सकता है कि ये पालतू है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, क्या ये सही होगा? अगर ऐसा नहीं है तो क्या फिर ये ऐसा बनेगा कि यहाँ पर ये पालतू है और ये कुत्ता है और ये यहाँ पर बिल्ली है। आइए चर्चा करता हूँ मैं तीनों डायग्राम पे, क्योंकि ये आपका माइंड कह रहा है तीनों डायग्राम के लिए, मेरा नहीं कह रहा सर, ये आपका दिमाग है। जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आपका दिमाग ये 3 डायग्राम लेकर बैठता है कि सर कौन सा सही होगा। अब आते हैं, आप कहोगे कि इसको पढ़ते हैं, मैंने कहा था इसीलिए पढ़ना बताया। अंदर से बाहर पढ़ोगे सारा, बाहर से अंदर पढ़ोगे कुछ, ठीक है, और जिसका इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ कुछ ही कर रहा है, वो तो ऑलरेडी कुछ को डिफाइन करेगा। देखो, सारे के सारे कुत्ते पालतू, सारी की सारी बिल्लियां पालतू, अंदर से बाहर पढ़ रहे हैं, अंदर से बाहर पढ़ रहे हैं, सारे कुत्ते पालतू हैं, सारी बिल्लियां पालतू हैं। सही बात है क्या? क्या सारे कुत्ते और सारी बिल्लियां ही पालतू होती हैं क्या? नहीं साहब, गलत बात है। क्योंकि सारे के सारे कुत्ते पालतू होते तो जो फालतू घूमते गलियों में वो कहाँ जाएंगे साहब, उनको कोई क्यों नहीं पालता है। सारी बिल्लियां पालतू हो जाएंगी तो फिर ये जो रात को दीवार पे चढ़ के आती है वो बिल्ली कहाँ से आएगी अगर पाली जाने वाली होगी? समझ में आ गया? इसलिए गलत है, क्योंकि सारे कुत्ते और सारे बिल्लियां पालतू नहीं होते हैं। यहाँ पर आते हैं कि सर सारे कुत्ते पालतू, सारी बिल्लियां पालतू, और इसमें से ये और देखो इंटरसेक्ट कर रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली और कुछ बिल्ली कुत्ते। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है बेटा कि कुछ कुत्ते बिल्ली और कुछ बिल्लियां कुत्ते हों? गलत जवाब, ये भी गलत है। तो आओ सर ये देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है कुछ कुत्ते, ये देखो ये कुछ कुत्ते क्या हैं, पालतू हैं, और बाकी के इधर फालतू हैं जो गलियों में घूमते हैं, आवारा। कुछ कुत्ते पालतू है, कुछ कुत्ते आवारा हैं, कुछ बिल्लियां पालतू हैं, कुछ बिल्लियां जो है वो आवारा है या जंगली है, ये भी कहा जा सकता है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये आपका सही डायग्राम है, कुत्ता, पालतू और बिल्ली में। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन इसी पॉइंट पर लेके चल रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है फर्नीचर और यहाँ पर दे रखा है टेबल और कुर्सी। फर्नीचर, टेबल और कुर्सी, ध्यान से समझिएगा। टेबल और कुर्सी दोनों फर्नीचर हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो ये हो गया फर्नीचर और यहाँ पर ये कुर्सी और यहाँ पर ये हो गया टेबल। इसको पढ़ के देखो, सारी कुर्सियाँ फर्नीचर है, सारे टेबल फर्नीचर है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई भी कुर्सी टेबल नहीं है और कोई भी टेबल कुर्सी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका डायग्राम बनेगा कि सारी कुर्सी फर्नीचर, सारे टेबल फर्नीचर, लेकिन कुर्सी टेबल नहीं हो सकती और टेबल कुर्सी नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, इसके भी, तार्किक के भी, ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस करें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है पुरुष, मानव और पुलिस। पुरुष, मानव और पुलिस। दूसरा यहाँ पर दे रखा है डॉक्टर, शिक्षक, और दे रखा है यहाँ पर डॉक्टर, शिक्षक और खिलाड़ी।
तीसरा दे रखा है शेर, पालतू और गाय। चौथा आपको दे रखा है सोना, क्लोरीन और धातु, गोल्ड, क्लोरीन और मेटल। पांचवा जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दिया हुआ है शिक्षक, खिलाड़ी और गायक, सिंगर। ठीक है, ये आप 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जो लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कंटेंट आपको समझ में आ चुका है, तो इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके फैला दो। ये स्पेशल बैच मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ CHO और CRPF के लिए। आपको पता है कि CHO में 20+20 क्वेश्चन, यानी मैथ के 20 और रीजनिंग के 20, टोटल 40 क्वेश्चन अपने हाथ में है और 40 क्वेश्चन आपके कंसर्न सब्जेक्ट के हैं। तो अगर आप इस पे कमांड कर लेते हैं तो 80 नंबर आपके आ जाते हैं आउट ऑफ 100। 20 क्वेश्चन आपको मैंने जीके के लिए है, तो ये जीके का भी मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में कि क्या क्या चीज़ें आपको जीके में पढ़नी है, ताकि आपको उसमें से भी कुछ क्वेश्चन हो जाए, बाकी इनमें से भी। ये पेपर आपको किसी भी कंडीशन में आपको क्वालिफाई करना है। और आपको पता है आपका जो CRPF है, CRPF में 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं, जहां पर मैथ के 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर अपने रहने वाले हैं। कंसर्न सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 50। CRPF में 50 क्वेश्चन जो हैं वो कंसर्न सब्जेक्ट के हैं, रीजनिंग के 10 हैं, मैथ्स के 15 क्वेश्चन हैं। ये भी आपका 75 क्वेश्चन का पार्ट है। जीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, बाकी के और हिंदी के हैं और इंग्लिश के हैं। हिंदी और इंग्लिश इन तीनों सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बने रहें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते रहेंगे और ध्यान रखिएगा, अभी 8 बजे तो ये आपकी क्लास हुई है रीजनिंग की, और अब जो आपकी मैथ्स की क्लास है उसका टाइमिंग है 9 बजे, रात्रि 9 बजे, यानी अगले घंटे में 9 बजे आपकी क्लास है। तो उस क्लास को भी आप रेगुलर देखें। थैंक यू सो मच।